तो बात कर रहे हैं कश्मीर पर डायलॉग की और मेरे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। कर्नल बीबी बस से रिटायर्ड अफसर है, रक्षा विशेषज्ञ हैं, साथ ही प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं वरिष्ठ पत्रकार और सुरेश शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी के पास ही सबसे पहले चलूंगा। प्रकाश सर, हम देख रहे हैं लंबे अरसे के बाद जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, काफी चर्चा होती रही, लेकिन डायलॉगबाजी पहली बार देखने को मिलेगी। हालांकि उससे पहले हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती ने वही राग अलापा पाकिस्तान से बात करने की बात कही। कैसा देखें इसको? क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की तैयारी? मनोज जी, मुझे यही लगता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है और इस पूरी तैयारी के पीछे जो भी बात हो, जब सरकार ये कहती है, हम ये कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, तो जिस तरह दूसरे राज्यों में सरकार का महत्व है, जिस तरह दूसरे राज्यों के लिए हमारी सरकार ध्यान देती, वैसे ही जम्मू कश्मीर पर भी ध्यान देना चाहिए। परिसीमन एक बड़ा मुद्दा है जिससे अंदाज होता है कि शायद चुनाव की बेला है, चुनाव आ रहे हैं और जिस तरह आगामी दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, संभव है जम्मू कश्मीर के बारे में भी कोई फैसला किया जाए। लेकिन सबसे पहली बात है कि जिस तरह बिना एजेंडे के प्रधानमंत्री ने उन्हें 14 नेताओं को बुलाया है, यह इंगित करता है कि सरकार के मन में कोई एजेंडा पहले से नहीं है। सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर के नेता आए और अपनी बात कहें। सरकार पहले उनकी बात सुनना चाहती है। जहां तक महबूबा मुफ्ती के राग की बात है, राग पाकिस्तान वो अलाप रही हैं, कह रही हैं तालिबान से बात कर सकते हैं, तो तालिबान से कोई कश्मीर के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, तालिबान से कोई भारत के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। तो वास्तव में मनोज जी, चिंता उनकी यह है महबूबा मुफ्ती की कि अगर वो ये बातें नहीं करेगी तो उन्हें वोट कौन देगा? वही तो उनका वोट बैंक है, इसलिए उनकी मजबूरी है। मनोज जी 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 बिल्कुल। कर्नल वत्स मेरे साथ जुड़े हैं। सर, आप इसको कैसा देखते हैं? ये जो डायलॉगबाजी शुरू हुई है लंबे अरसे से, हालांकि बात चलती रही, लेकिन कोई ऐसा रास्ता दिखाई नहीं दिया जिसमें सब लोग साथ में बैठ जाए और बातें चले। आज अलग अलग संगठन के लोग वहां पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ बैठक चल रही, और धारा 370 हटाने के बाद भी पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो ठीक नहीं दिखाई दी। हालांकि कुछ दिनों से जरूर स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही है वहां पर। कैसा देखे इस बैठक को? बड़ी सकारात्मक सोच है और बड़ी सकारात्मक पहल है। 5 अगस्त 2019 में के दिन जब कश्मीर से 35A और 370 को हटाया गया था और कश्मीर को भारत राज्य का एक अभिन्न अंग और एक 2 केंद्र शासित प्रदेशों को साथ में दोबारा जो दो विधान जो वहां चल रहे थे उसको खत्म किया गया था। उसके बाद से अगर आप देखें 5 अगस्त 2019 से वहां पर विकास हुआ है। डीडीसी के चुनाव बहुत अच्छी तरीके से और शांतिपूर्ण माहौल में हुए हैं। वहां पर इन्वेस्टमेंट जा रहा है। वहां का जो आम नागरिक है, केंद्र सरकार द्वारा दिया गया पैसा उस तक पहुंच रहा है, वो इस बात को समझ रहा है। किसी भी परिपक्व डेमोक्रेसी में डायलॉग जरूर होना चाहिए और एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष अगर महबूबा मुफ्ती जैसी हो जो खाए इंडिया का और राग अल्पाए पाकिस्तान के, तो उस विपक्ष की हमें कोई जरूरत नहीं है। फारूक अब्दुल्ला जी जो कई बार उन्होंने अलग तरह के बयान दिए हैं, लेकिन एक बड़ा परिपक्व बयान दिया है उन्होंने देश की बात करी है। मुझे लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर बहुत जल्दी ही उन्नति के रास्ते पर आ जाएगा और एक अच्छी राह है जहां पर जल्दी ही चुनाव होंगे और ये जो 370 और 35A का जो दाग लगा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर पर, वो धुल जाएगा। लोग भारत के साथ में रहकर, भारत के विधान के साथ में रहकर उन्नति का रास्ता देखेंगे। जी सुरेश शर्मा जी, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, जी एक सेकंड जी, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, शायद आपके चैनल पे बोल चुका हूं कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा ही समझ आती है और उसको बड़े अच्छे तरीके से वो भाषा सिखाई जा रही है। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। आज पाकिस्तान की सेना खुद बगावत के कगार पर खड़ी हुई है। बलूचिस्तान और पीओके के अंदर जो अनरेस्ट चल रहा है,
सीपेक चाइना का जो खटाई में पड़ चुका है, चाइना पाकिस्तान को अब अपना एक एलाई के तौर पर शायद नहीं मान रहा है, या इतनी मदद पहले कर रहा था वो नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीजें जो है भारत के पक्ष में है, और भारत, ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती मनोज जी, और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सही तरीके से सही दिशा में काम चल रहा है। जी जी। सुरेश शर्मा जी, इसको कैसा देखते हैं आप इस बैठक को, और क्या ये माना जाए कि इसके बाद एक रास्ता निकलता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि धारा 370 तो हट गई, लेकिन उसके बाद अलग अलग जो दल है, वहां के विपक्षी दल है, वो अपना राग अलापते रहे। अब जब एक डायलॉग बाजी होगी तो क्या ये माना जाए कि जो सवाल उठते रहे हैं उन पर विराम लगेगा? देखिए मनोज जी, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि जब धारा 370 और 35A हटी थी, तब भी किसी ने तालियां नहीं बजाई थी, चाहे वो केंद्रीय दिल्ली में वाले विपक्षी हों या कश्मीर वाले विपक्षी हों। और अब जब जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं या चुनाव के लिए रास्ता सुगम किया जा रहा है, तब भी ये लोग ताली नहीं बजाएंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जो जनता है कश्मीर की और जम्मू की, वो ये मान करके चलती है कि चुनाव होना चाहिए और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होना चाहिए। और लोकतांत्रिक व्यवस्था का पहले दिन वादा किया गया था, जिसको सरकार पूरा करने जा रही है जी। ये लोग, चाहे वो जम्मू कश्मीर की राजनीति करने वाले लोग, अब इस पैटर्न को धीरे धीरे समझ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार है वो किस प्रकार से जम्मू और कश्मीर को भारत का अभिन्न क्या होता है, ये अभिन्न अंग कह करके हमने उसको अलग से बना रखा है। भारत का अंग है, मतलब है, और उसी अंग को नरेंद्र मोदी या इस सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, यदि यूं है तो यूं है, और ये कानून हट गया आज के बाद से, जिसके कारण हमें बार बार अभिन्न अंग है कहना पड़ रहा था। तो मुझे ये लगता है कि अब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का समय आता दिखाई दे रहा है, जो वादा किया था उसकी पूर्ति होगी। और मुझे ये भी, जो आपको भी मालूम है कि सीमांकन का विषय आएगा आज की बैठक में, चाहे आए या न आए, लेकिन निर्वाचन आयोग को कह दिया गया है कि सीमांकन की तैयारी करिए। उसके बाद जो है वहाँ आरक्षण की व्यवस्थाएं नहीं थी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, वो व्यवस्थाएं वहाँ लागू होने जा रही हैं भारत के संविधान के अनुसार। इसके अलावा कुछ सीटें कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की जैसी चर्चा चल रही थी, यदि वो भी लागू होती हैं तो मुझे लगता है एक ऐसी सुव्यवस्थित व्यवस्था हो जाएगी कि किसी भी राज्य में एक समुदाय, जाति या धर्म विशेष का प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। और यही इस देश की विविधता है। लेकिन अब क्या करें, ये देश का दुर्भाग्य रहा है कि जहां जहां भी बहुसंख्यक समाज कम हुआ है, वहां जो है टूट के ढोल बजने लग गए हैं। और अब जो है इस देश जाग चुका है, उसकी समझ में आ गया है कि ये व्यवस्थाएं सुधारे बिना देश की एकता नहीं रखी जा सकती। तो मुझे लगता है जम्मू और कश्मीर की इस बैठक के बाद जो सरकार की मंशा है, वो यदि एजेंडा, जैसा प्रकाश भाई कह रहे हैं, यदि एजेंडा नहीं है तो ये बता दी जाएगी कि सरकार की मंशा ये है, अब आपको शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है, सरकार की मंशा देश को जोड़ने की है, तो इसको जोड़ने के लिए हम ये निर्णय ले रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, सहमति बन जाएगी। बिल्कुल प्रकाश जी, क्या ये जो मंशा बताने की बात कह रहे थे, लेकिन एक विधान एक निशान की जब बात आती है तो फिर विपक्षी दल कुछ अलग बात करने लगते हैं, और एक विधान एक निशान के साथ तमाम तरह की व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। व्यवस्था बदलेंगी तो फिर कुछ चुनौतियां भी वहां पर नई खड़ी हो जाएंगी। तो क्या ये सब इतना आसान होगा? और जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा आपने भी कहा कि कोई एजेंडा सरकार की तरफ से सामने नहीं लाया गया, हो सकता है कि एजेंडा सामने लाते तो फिर एक नया विवाद दूसरी तरफ चले जाता है कि पहले एजेंडा के पहले विवाद, डायलॉग बाजी दूर से होने लगती। लेकिन क्या बैठने के बाद एजेंडा भी सामने होगा और जो मंशा सरकार की रही होगी उससे उनको वाकिफ करा दिया जाएगा? देखिए मनोज जी, प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है, गृह मंत्री उसमें होंगे, अजित डोभाल होंगे और वरिष्ठ अधिकारी वहां होंगे। जब इतने बड़े लोगों ने मीटिंग बुलाई है तो उन्हें एजेंडा बताने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति जी आपको बुलाते तो कोई एजेंडा नहीं बताएंगे कि आप आइए इस बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री का संदेश आना यही अपने आप में ये एजेंडा है कि प्रधानमंत्री ने आपको चर्चा के लिए बुलाया है। अब आप अगर 370 का राग अलापते हैं तो आप अलापते रहिए, आपको कोई पूछने वाला है नहीं, क्योंकि घड़ी की सुइयों को आप उल्टा नहीं घुमा सकते। आप घड़ी की सुइयों को उल्टा घुमा देंगे, लेकिन वो घड़ी की सुई जो 4 बजाएगी वापस में, वो 23 तारीख के 4 नहीं हो सकते, 24 तारीख की 4 होंगे, आज की 4 होंगे। तो कि कितनी भी कोशिश कर लें,
वापस उस स्थिति में तो आने का सवाल ही नहीं उठता। और ये सरकार कई बार बता चुकी है कि एक बार जो निर्णय ले लेती है सरकार, वो उस पर अडिग रहती है। किसी भी मामले में इस सरकार ने 2014 के बाद पिछले 7 साल में कोई मौका ऐसा नहीं आया जब सरकार ने अपना कदम पीछे उठाया हो। तो ये अपेक्षा करना। अच्छा, दूसरी बात मुझे लगती है कि महबूबा मुफ्ती के सामने विकल्प कुछ है ही नहीं। वो आई, आखिर वो बात क्या करें? उनके पास वो 370 का रात अलाप अलाप के ही वो राजनीति करती रही, उनका खानदान राजनीति करता रहा, तो उन्हें अब कहने के लिए कुछ है नहीं। बस उन्हें सुनना है और सरकार जो तय करे उस पर चलना है, जैसा कि और राज्यों में भी होता है। क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश के साथ आप चल रहे हैं, आपकी निजी चॉइस इसमें कुछ नहीं है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जी जो कुछ नर्म रुख उनका दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा कि बात हम वतन की करने आए हैं, और दूसरी तरफ मुफ्ती मोहम्मद की बात करें तो ये जो नर्म रवैया दिखाई दे रहा है फारूक अब्दुल्ला का, इसके क्या मायने निकाले जाए? फारूक अब्दुल्ला शायद जानते हैं कि किस दिशा में राजनीति जाने वाली है और कश्मीर भी कहां जाने वाला है, ये बात अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने उनकी वो तीसरी पीढ़ी तक देख रही है राजनीति, उन्हें पता है कि किस तरह राजनीति कश्मीर में चलनी चाहिए। और अब्दुल्ला खानदान के बारे में कहा जा सकता है कि वो इतने प्रो पाकिस्तान नहीं है, कभी कभार पाकिस्तान का राग अलापते हैं, जितना कि महबूबा मुफ्ती और दूसरे लोग अलापते, पीडीपी या दूसरे स्थानीय पार्टियां अलापती रहती हैं। तो फारूक अब्दुल्ला वक्त की नजाकत को समझ रहे हैं। शायद उन्हें अगली कुर्सी भी नजर आ रही होगी, केंद्र में भी उन्हें काफी सम्मान मिल चुका है। तो मुझे लगता है कि वो वक्त की नजाकत को पहचानते हैं और मौके का लाभ लेना चाहते हैं। मनोज जी, कर्नल वत्स साहब, आप वहां रहे भी है, उस क्षेत्र को आपने देखा समझा भी है, लेकिन अब जब चीजें बदली, बीते हम 2 साल की बात करें, कई आपके जो कलीग वहां पर रहे होंगे, अधिकारी जिनसे आपकी बातें भी होती रहेंगी, तो क्या ये माना जाए कि चीजें वास्तव में बहुत बदल गई इन 2 वर्षों में? मेरे को कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप देखिए कि पिछले 2 वर्षों में कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, पिछले 2 वर्षों में किस तरीके से एक आम आदमी अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहा है, तो ये सारी चीजें आप रोज टीवी पर देख रहे हैं, रोज अखबारों में देख रहे हैं। आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस तो महज एक जरिया है कि जो हमारे राजनीतिक सेंट्रल गवर्नमेंट के जो राजनेता हैं उनके जो नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाने का, और उसमें हम पूरा तहे दिल से आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें सहयोग कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया होगी और एक डेमोक्रेटिक सरकार, चाहे वो किसी की भी हो, वो वहां आ जाएगी, तो कश्मीर की और तरक्की होगी। कश्मीर को जो अभी तक बांध के रखा हुआ था कोई 45-50 फैमिलीज ने, महबूबाज ने, अब्दुल्लाज ने और मुफ्तीज ने, वो उनका जो वर्चस्व है वहां से काफी हद तक खत्म हो चुका है। और एक बार डेमोक्रेटिक सरकार आ जाती है तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो जो पैसा आपको दोबारा मैं बता दूं कि तकरीबन अगर मध्य प्रदेश को जो है 3% पैसा मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो जम्मू एंड कश्मीर को 12% मिलता था। लेकिन 12% में से 1% से कम भी जो है वो सही जगह पहुंच पाता था। अब वो पूरा का पूरा पैसा भलाई के कामों में, विकास के कामों में, आम जनता के कामों में जा रहा है। वो चीज आपको दिखाई दे रही है। और एक जब डेमोक्रेटिक सरकार आ जाएगी तो जाहिर बात है कि ये और तेजी से करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कश्मीर की कश्मीरियत को बचा कर रखा है, वो बहुत जरूरी है। मैंने पहले दिन भी यही कहा था और आज भी यही कह रहा हूं कि कश्मीर के अंदर अपना बहुत बड़ा पोटेंशियल है, उसकी कश्मीरियत को बचा कर रखना है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। सुरेश शर्मा जी, हम देख रहे हैं कि जब कभी धारा, चलिए मैं फिर वापस लौटूंगा, प्रकाश जी के पास चलता हूं। प्रकाश जी, जब कभी बात धारा 370 की होती रही है या हम जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं तो फिर एक राष्ट्रवाद और बाकी चीजें अलग, मतलब जम्मू कश्मीर की बात अलग होने लगती है, लेकिन पूरा देश भारतीय जनता पार्टी या जो वर्तमान सरकार है उसके साथ जुड़ जाता है। उसको हमने देखा भी है। और 370 के मसले के बाद हाल ही में एक दिग्विजय सिंह का बयान हमने देखा, उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। तो क्या ये माना जाए कि कश्मीर के रास्ते जब चर्चा चल रही होगी, वहां से जो भी होगा वो हमारे सामने आएगा,
लेकिन वहां के रास्ते अन्य राज्यों में भी चुनाव होना है, तो एक अलग तरह का मैसेज देने की तैयारी भी सरकार की हो सकती है। हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरह न्याय हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो। अभी हाल यह है कि जम्मू में आबादी ज्यादा है, सीटें कम है, और कश्मीर के कुछ इलाकों में जनसंख्या कम है, सीटें ज्यादा है। जी। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जितनी आबादी पर अगर जम्मू में एक एमएलए या एक सांसद होता है तो उतना ही एक एमएलए या सांसद कश्मीर में होना चाहिए। लद्दाख में भी समानुपातिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मनमानी। लेकिन इस सरकार ने जो 4 अगस्त 2019 को हालत थे और जो 5 अगस्त 2019 को हालत थे, सरकार ने जो किया है वो ये कि न केवल जम्मू कश्मीर को का विशेष राज्य का ओहदा, उसको केंद्र शासित राज्य बनाया, लद्दाख को बनाया, तीनों इलाकों का परिसीमन अपने हिसाब से पहले ही कर लिया है। तो अब जिस तरह का जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो आतंक बचता था वो अब शायद नहीं बचेगा। जो हिस्सा कश्मीर कहलाता था उसका काफी हिस्सा लद्दाख में है, जो हिस्सा कश्मीर कहलाता था उसका हिस्सा काफी जम्मू में भी है। तो जो एक मोटा परिसीमन तो उसी दिन कर दिया गया था 5 अगस्त को ही, लेकिन विधानसभावार या लोकसभावार क्षेत्रवार परिसीमन अभी होना बाकी है। वो होगा तो ज्यादा सही प्रतिनिधित्व होगा वहां के लोगों का, और ये जरूरी भी है। अभी आप देखिए, पहला चुनाव जब विधानसभा का हुआ और शेख अब्दुल्ला ने जिस तरह चुनाव में धांधलियां की, क्या ये संभव है कि 100% सीटें 80-90% वोटों से एक ही पार्टी के को मिल जाए? ये सब धांधलियां हुई, वो धांधलियां बंद हुई धीरे धीरे। और अब भारतीय चुनाव आयोग अगर चुनाव कराएगा तो विश्वास है कि चुनाव ज्यादा निष्पक्ष होंगे, सही लोग आएंगे और सही अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलेगा लोगों। जी सुनील शर्मा जी, आपसे भी मेरा यही सवाल था कि जम्मू कश्मीर से मैसेज पूरे राष्ट्र में जाता, पूरे देश में जाता है। धारा 370 हटाने के बाद ये हमने देखा भी है, लेकिन अब जब बैठक चल रही है, परिसीमन की बात भी होगी और चुनाव की तरफ शायद सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही, लेकिन आने वाले समय में अन्य स्टेट में भी चुनाव होना है, खासकर उत्तर प्रदेश की हम बात करें या पंजाब की बात करें, तो क्या यहां से एक अलग तरह का मैसेज देने की तैयारी होगी सरकार की? नहीं, किसी भी राज्य में यदि कोई भी पॉलिटिकल घटना होती है तो उसका अन्य राज्यों पर प्रभाव तो पड़ता है, इसको तो कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर के निर्धारण के मामले में, परिसीमन के मामले में दूसरे राज्यों पर क्या असर पड़ेगा वो तत्काल कहना थोड़ा सा कठिन लगता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव कराकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वापसी कर लेना जो सरकार की मंशा रही है, और इस सरकार ने कभी भी ये नहीं चाहा कि जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित राज्य रहे, लेकिन बिना केंद्र शासित किए बिना जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बहाली और लोकतंत्र बहाली ये दोनों संभव नहीं थी। क्योंकि जैसा मैं अभी मेरे पूर्व के मित्र को सुन रहा था, उन्होंने भी इस बात का संकेत दिया है कि जो है ये फारूक अब्दुल्ला के पिताश्री के समय से ही जो गड़बड़ियां और अनियमितताएं चलती हैं। फारूक अब्दुल्ला भी 30-40 हजार वोट प्राप्त करते हैं और लोकसभा के मेंबर बन जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ हारने वाले को ही 50-50 लाख वोट मिलते हैं। तो ये जो असमानता है ये बड़ी विशिष्ट टाइप की असमानता है। और मुझे कई बार तो जो हम राजनेताओं से सुनते हैं और हम पढ़ते हैं, तब भी हमें ये महसूस होता है कि ये जो 370 लगाई गई थी ये भी अब्दुल्ला परिवार के लाभ के लिए लगाई गई थी, जिसका पूरे देश ने खामियाजा भुगता है, मित्रता साधने के लिए जो लगाई गई। तो ये सब चीजें जो हैं अब हालांकि इतिहास बन गई है, और इतिहास केवल चर्चा करने के लिए होता है, सबक लेने के लिए होता है। जहां तक एक विधान और एक निशान वाला मामला है, वो तो जिस दिन से 370 हटी उसी दिन से जो है भारत का संविधान वहां लागू हो गया, भारत की न्यायपालिका की पूरी शक्तियां वहां लागू हो गई, और अब हमें जरूरी नहीं है कि सारे नियम जो है वह जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पारित कराना पड़ेंगे। तो ये व्यवस्थाओं में तो बदलाव आया है, और ये व्यवस्था का बदलाव ही हमारी एकता का स्पष्ट मंत्र है कि हम भारत एक है, शक्तिशाली भारत है। और इसके जैसा आपको भी मालूम है और अन्य साथियों ने भी कहा है कि जो पाकिस्तान के हिस्से वाला जो उसके कब्जे वाला जो अपना कश्मीर है और जो बलूचिस्तान है, वो भारत के कश्मीर, जो भारत के संपूर्ण आधिपत्य वाला कश्मीर है, उसके अंदर हो रही प्रोग्रेस, प्रगति, उन्नति के कारण उसके दिमाग में ये बात आने लगी है कि क्यों ना हम भारत का हिस्सा हुए। तो वो जो प्रयास है, आंदोलन है, वो सब इसी के वो हैं।
हम टूट फूट और झगड़े और आतंक के सहारे अपने साथ जोड़ने की बात नहीं कर रहे, बल्कि विकास के सहारे अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। चलिए सर, अंतिम प्रतिक्रिया कर्नल वत्स मैं आपसे लेना चाहूंगा कि जैसा सुरेश शर्मा जी भी कह रहे हैं कि अब कम से कम वहां के लोग इस बात को समझ पाए हैं कि यही एक रास्ता था जिस रास्ते पर केंद्र सरकार ने सबको लेकर भी गई है। अब जब बैठक होगी तो बैठक के बाद क्या कुछ नजर आपको आने की उम्मीद लग रही है? मेरा मानना है कि जिस दिशा में हमारी राजनीतिक शक्तियां जम्मू एंड कश्मीर को और उन्नत बनाने के लिए प्रयास कर रही है, वो दिशा बिल्कुल सही है और डेफिनेटली बहुत जल्दी ही वहां की दशा भी और अधिक सुधरेगी। जहां तक पाकिस्तान के साथ में सवाल है, जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर स्टेबल होता है और ज्यादा स्टेबल होता है तो पाकिस्तान उतना ही कमजोर होगा, क्योंकि आज पाकिस्तान की जो सरकार है और पाकिस्तान की जो सेना है वो भारत के विरुद्ध ही प्रचार करके तो जिंदा बची हुई है, अपने आप को कायम रखे हुए है। उधर बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ग्वादर के अंदर में प्रॉब्लम्स आ रही है, सीपैक उसका जो खतरे में पड़ता जा रहा है, अफगानिस्तान के अंदर में उसका रोल कम होता जा रहा है, तालिबान उसके विरुद्ध आते जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से हमने चारों तरफ से पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इकोनॉमिक तरीके से घेरा हुआ है, मुझे लगता है कि उसके नतीजे अगले 1-2 साल में और बहुत अच्छे आएंगे और जम्मू एंड कश्मीर एक और सुदृढ़ राज्य के तौर पर उभरे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन कश्मीर डायलॉग यानी कश्मीर पर डायलॉग चल रहे हैं और उम्मीद यही की जाना चाहिए कि इन डायलॉग के बाद कुछ नई चीजें दिखाई देंगी। भारत सरकार की जहां तक बात करें तो मोदी सरकार की, वो कभी अपने जिन कदम को आगे बढ़ाए उनसे कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। इस बीच में कई तरह के सवाल जवाब होते रहे, लेकिन क्या 14 संगठनों के साथ जो बैठक है उसके सुखद नतीजे दिखाई देंगे? क्योंकि केंद्र सरकार तो ये मन बना ही चुकी है धारा 370 हटाने के बाद से कि अब हमें कहां जाना है, एक विधान एक निशान। लेकिन और क्या कुछ बदलेगा, नजर इस पर रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए।